बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ और न ही कोई आलिम हूँ। कोशिश की थी कि वकील बनूँ। वकीलों को भी टू दी पॉइंट बात करने बहुत आती है, वो भी अधूरी रह गई, वकील भी नहीं बन सका। ले दे के जर्नलिस्ट बना, सहाफ़ी बना, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक एक्टिविस्ट हैं। तो जो भी मैं बात करूँगा उसको बिल्कुल, हमारी आदत भी यही है कि सपाट तरीके से मैं बात रखता हूँ। जो जिंदगी हमने जी है और जो हमारे दिमाग में सपने हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के, मौजूदा हालात को लेकर के, आप सब, मैं समझता हूँ कि मुल्क जिस दौर से आज गुजर रहा है उससे अच्छी तरह वाकिफ। एक अजीब तरह की बेचैनी और खौफ का माहौल है पूरे मुल्क में। इस ये में मैं, मेरी जो जाती राय है वो ये है कि अकेले मुसलमान इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये अकेले मुसलमानों का मसाइल भी नहीं। इसीलिए हम जिस तरह के खतरे हैं और जिस तरह की गिरोहबंदी है और जिस तरह की साजिश में पड़ा हुआ है ये मुल्क, उसमें जो लोग भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, मैं सिर्फ आपके बीच में नहीं कह रहा हूँ, सभी लोगों के बीच में कहता हूँ कि जो लड़ाई का तौर तरीका है, जिन ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसको बदलना होगा, नैरेटिव को चेंज करना होगा। उनके एजेंडे पर हमको सिर्फ रिएक्टिव नहीं हो करके अपने भी एजेंडे खड़ा करने होंगे। मैंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का ये नहीं है। हम अपने तरफ से मुसलमानों का इसमें क्या रोल होना चाहिए, ये सवाल हमारे सामने, हमारे दिमाग में जब से ये रिजाइन शुरू हुआ है तब से ये कौंध रहा है। पहले से भी कोई ये नहीं है कि मोदी के आने के बाद, पहले से भी इतना वायलेंट तरीके से ये दरपेश नहीं था हमारे सामने सवाल। लेकिन ये बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो या इस तरह की उसमें जो रोल था, उस समय जो इक़्तिदार में लोग थे कांग्रेस पार्टी के, उनका भी, और उनके बरक्स जो मुस्लिम
क़यादत थी या मुस्लिम सियासत थी, उसका जो रोल था, उससे मैं उसकी कई चीजों से मेरा इत्तेफाक नहीं था उस समय। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भी वो सिर्फ मुसलमानों का मसला और एक मस्जिद का मसला नहीं था, और मैं उस समय से भी मैं कहता रहा हूं, और खास करके आप जानते हैं कि मेरा एक्टिविज्म जो है जर्नलिज्म के बाद का, वो एक्टिविज्म हमारा एक तंजीम बना करके, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बना करके, एक जो हमारी तंजीम जिसके तहत मेंबर पार्लियामेंट भी बनने के पहले हमने काम की, तो ये बातें हमारे दिमाग में थी, हम बोलते रहते थे, हम लिखते रहते थे। जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में माइनॉरिटी सिंड्रोम, उससे हमको बाहर निकलना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए आया कि उससे हमको उससे बाहर निकलना चाहिए। अभी और ज्यादा जरूरत है उससे बाहर निकलने की, और उसके लिए हमको जो इस मुल्क के, चाहे वो मुल्क में जो लोग हाशिए के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड तबका है हमारे समाज का, और उनकी बड़ी आबादी है, ये जो हमको, जो दलित भाई हैं हमारे, जो हमारे ओबीसी हिंदू भाई हैं, उनके साथ हमको मिल करके, और हमको एक, और मिल करके सिर्फ जुबानी नहीं, हमको यूं मिल करके, और हमको एक महाज एक तरह से खड़ा करना होगा। जब छोटी छोटी बात भी कोई समाज में आने लगती है, तो आप देखिए, जो आरएसएस पहले था, जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसने अपने को बदला, और बदल करके वो आज प्रधानमंत्री उसका ओबीसी का है, आज उसका राष्ट्रपति दलित का है, आज उसका उपराष्ट्रपति हम समझते कि हो गए होंगे। वो तो पिछड़े नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनका है। उसने ये समझा कि अगर सत्ता पर काबिज होना है, तो जिनकी आबादी, डेमोक्रेसी नंबर का खेल। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि जमहूरियत वह तर्जे हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। तो जो गिनती में ज्यादा है, उसके बीच एक दिन का नतीजा नहीं है। आज ये नहीं है कि कल उत्तर प्रदेश में अमित शाह दलित के घर खाना खा रहे हैं। वो एक उनके चिंतन में, उनके दिमाग, सोच में ये बातें थी, और वो धीरे धीरे घुसते गए, और वो उस पर काम कर रहे हैं। वो पिछड़ों में भी अति जो पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, उनमें उनको फोकस एरिया उनका है। वो दलित में भी जो जाटव हैं, जाटव के अलावे जो दूसरी दलित जातियां हैं, उनके बीच वो काम कर रहे हैं, उसको फोकस एरिया बना करके काम कर रहे हैं। तो इस बात को
हमको समझना होगा। हमको अपने बोलने, देखिए ये कोई भी शब्द हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व हमको हिंदुत्व करने से हमको लगता है कि इसको बदलना चाहिए इस टर्मिनोलॉजी की। उनकी जो, अगर उनको ओबीसी हिंदू को, अगर वो दलित है वो भी समझता है कि हम हिंदू, वो भी उसी तरह से भक्ति भाव में लगा रहता है और उसको कई तरह से प्रोत्साहन देकर के, हवा देकर के बढ़ाते रहते भी। तो उसको अगर वहां से डिटैच करना है तो आपकी उसकी बुनियाद पर चोट करनी होगी। और हिंदुत्व की जगह जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण कोई एक जात नहीं है, एक विचार है, उस ब्राह्मणवादी सोच पर, उस मनुवादी सोच पर आपको उस तौर तरीके को ध्यान में रखना होगा। जब हम आज मुसलमानों के बीच में बात कर रहे हैं, आप दानिश्वर तबके के लोग हैं, कई हमारे उलमाए दीन हैं, जमीयत के अमीर तक यहां तशरीफ फरमा है, तो मैं इस मौके का पर अपनी बात को मैं साफ तौर पर रखना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें जमहूरियत खतरे में है, जो मौजूदा दस्तूर है, आइन है, संविधान है, वो खतरे में है। फासिज्म जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जबान में, वो फासिज्म के तमाम सिम्टम्स बहुत साफ साफ आज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको अपने अंदर की भी जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर में जो मजदूर है, गरीब है, उसको, जो पसमानदा है उनको, जो पसमानदा में भी दलित है, मुसलमान है, भंगी है, मैं बराबर बोलते रहा हूं पार्लियामेंट में भी। अभी 4 आदमी जो मारा गया यहां गुड़गांव के पास गटर में गिर करके, 2500 लोग इनके मोदी जी के शासनकाल के दरमियान पिछले 2-2.5 साल में 2500 लोग पार्लियामेंट में गिर करके मरे। वो यहां भले कोई मुसलमान नहीं हो, लेकिन उसमें अगर हिंदू हलखोर है तो उसमें मुसलमान का हलाल खोर भी है, जहरीली गैस निकलती है। हमारे संविधान ने उसको गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, लेकिन हमारे लोग भी हैं। और ब्रिटिश पीरियड में भी उनको हिंदू और मुस्लिम को, दलित को, उसमें कोई तफरका नहीं किया गया था। अगर रेल में नौकरी मिलती थी तो हलाल खोर को भी मिलती थी और हिंदू हलखोर को भी मिलती थी। हिंदू धोबी को भी जहां मिलता था तो हिंदू मुसलमान धोबी को भी वो नौकरी मिलती थी, एक रिजर्वेशन के तहत। आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भारत का संविधान बनने के समय से नहीं है। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, और यही वजह था जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं कि उनका टिल्ट ब्रिटिशर्स की तरफ था। तो उन्होंने समझा था और समझते हुए उनके लिए ईयर मार्क किया था, उनको आइडेंटिफाई किया था, ब्रिटिशर्स ने भी आइडेंटिफाई किया था, और उसके फायदे मुस्लिम जो दलित हैं उनको भी मिल रहा था। तो आप ये भी जानते हैं कि एक दिन यहां मदर टेरेसा, जो एक पायस लेडी है और कहा जाता है कि उनको संत की उपाधि मिली, और पिछले 100 साल में अगर सब हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख उसमें, और जिनको हम लोगों ने जिंदा जावेद देखा हुआ है, इस पीढ़ी ने जो यहां बैठे हुए हैं नौजवान भी, तो उतनी उस तरह से नामवर कहिए या वो औरत, एक दिन हमको याद है कि एक दिन दिल्ली में गांधी जी के समाधि पर
राजघाट पर वो एक दिन उपवास पर बैठी थी इस बात के लिए कि ईसाई मजहब के अंदर भी दलित है और उनको दलित का स्टेटस मिलना चाहिए। सच पूछिए तो मैं उन दिनों सहाफी हुआ करता था, मेरे दिमाग में वहीं से ये बात स्पार्क करती है कि उनके यहां भी दलित है और एक समझ लीजिए कि उनके जीवन का कितना रिजर्वेशन का जो सवाल है, दलित आइडेंटिटी का जो सवाल है, सबसे समझिए कि हाईली पॉलिटिकल, हाईली बल्कि कहिए कि एक जुबान में इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील एक सवाल है। तो उस सवाल को भी एकदम खांटी मजहबी एक लेडी ने उस सवाल के लिए, हालांकि उसके लिए उसी समय हमको याद है कि आरएसएस के लोगों ने इतनी गालियां दी, संत थी, उसने माफी भी मांगी। ये लोग होते हैं अपना विचार भी कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि किसी को हमारी बात से सदमा हुआ है तो हम माफी मांगते हैं, माफी भी मांगी, लेकिन अपने बात पर वो कायम थी। तो इन चीजों ने हमारे जैसे आदमी को एक सहाफी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से, एक स्ट्रगल के बैकग्राउंड से आने वाले, एक गरीब परिवार के बैकग्राउंड से आने के चलते हमने शिद्दत से महसूस किया। मैं बताऊं, मैं वहां जर्नलिस्ट था और एक एमएलए फ्लैट में मैं रहता था और वहां पर एक दिन मिलाद था एक धोबी के यहाँ, मुस्लिम धोबी के यहाँ। उसकी औरत हम आ करके, हमारी औरत को उसका मर्द आ करके हमको कह रहा था कि मिलाद में चलिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, वो सब कहे कि चलेंगे। हम लोग गए उसके यहाँ, झोपड़ी में उसकी दुकान थी, गैरेज में, वो एक किसी एमएलए ने उसको गैरेज दिया हुआ। मैं जब गया तो हमको कहां बैठाए, स्टूल खोज रहा था, कुर्सी नहीं है, स्टूल खोज रहा था। और उसकी आंखें, बाप बेटे की आंखें डबडबा गई थी, उसकी बूढ़ी मां की आंखें डबडबा गई थी। और मैं उस समय कुछ नहीं था, मैं एक अदना सा एक सहाफी था, मैं मुसलमान भी था। लेकिन हमने देखा नजर दौड़ा करके कि उस एमएलए फ्लैट के इलाके में बहुत सारे मुस्लिम धोबी वासरमैन रहते हैं। पटना में तो आसपास बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके यहां सिर्फ मुस्लिम धोबी लोग आए थे। तो हमको इस बात को समझना होगा। और हमको याद आया, मैंने कहा मैं कोई आलिम नहीं हूं और हम अरबी वगैरह से एक तरह से कहिए नावल हैं तालीम से, फिर भी हमको इतना मालूम है कि हजरत उमर ने क्या फरमाया है। आप ही लोगों के, आप जैसे आलिमों के जुबानी हमने सुनी है और सुनी है कि हजरत उमर क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि दुनिया की नजर में जो सबसे गया गुजरा है, कमजोर है, वो रहे, लेकिन असल जो ताकत है उसी में है। और इसलिए वो उसमें है कि उसको जो हकूक हैं, उसके जो अख्तियार हैं, इंसानी अख्तियार छोड़ दीजिए, संवैधानिक अख्तियार, वो तो है ही, वो जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो सबसे मजबूत है। और इसीलिए मैंने इस रास्ते को चुना था और आज भी उस रास्ते पर हम कायम हैं। और हम समझते हैं कि हम बहुत जानकारी नहीं है और हम सब, इसीलिए हमने कहा, जब हमने काम शुरू किया तो हमने, हमारे दिमाग में था 4-5M। एक पहला चीज मसावात, M मसावात, दूसरा मदद, तीसरी बात मशविरा। हमको उसको कहीं ढील ढाल है तो हमको उसको ठीक करना होगा, क्योंकि जो ये मसावात है हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो अगर ठीक नहीं है, क्या और कितना वक्त है? तो मैं ये कह रहा था
कि जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हमको अपने घर को भी ठीक ठाक करना होगा, और दूसरे भी जो दलित, जो हिंदू भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, उनके बीच और हमारे बीच एक कुदरती तौर पर या जो भी कहिए एक रिश्ता है, एक, और वो दर्द का रिश्ता है, उनसे हमको जोड़ना पड़ेगा। वो जोड़ेगा जो वही इस ताकत का मुकाबला करेगा, ये हमारा मानना है। अब रही बात अभी जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में शायद आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। बहुत ही डरावना और खौफनाक है। आज कल आपने सुना कि बिहार, जहां से ये उम्मीद थी कि ये अल्टरनेटिव दे सकता है, इसने 2015 में मोदी जी को शिकस्त दी है, वो कैसे बदल गई चीजें। धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा होगा, हमारे जैसे लोगों को भी वहां रहते हुए भी ये गुमान नहीं था, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा ही होगा। वो हो गया। कल सुनिएगा कि कोई चौटाला जेल से बाहर आने के लिए, चौटाला साहब और उनका परिवार, वो भी एनडीए का पार्ट हो जाएगा। आपने देखा जिस तमिलनाडु में जयललिता के मरने के बाद जिस पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया, 2 टुकड़े में कर दिया, आज वो सब हम लोग पार्लियामेंट में देख रहे हैं, उनकी तरफ माइल है, उनकी तरफ उनका ओरिएंटेशन है, और अल्टीमेटली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कहां जा रहे हैं, हम रहेंगे, एनडीए में रहेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और हम कहेंगे कि हम लोगों को कहना चाहिए, हाँ ये बात सही है कि 5% लोग बाहर से आए हुए हैं हम लोग मुसलमान, लेकिन 95% लोग यहीं के हम लोग हैं, यहाँ के हम ओरिजिनल लोग हैं, मूल निवासी यहाँ के हैं। और हम इसलिए कहते हैं कि माइनॉरिटी सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए कि हम अकलियत माइनॉरिटी अल्पसंख्यक रखते हैं, ये एक एहसास कमतरी का भी बायस बनता है। हम लोग फिर बहुत जोश में आते हैं तो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। हम ये कहते हैं कि उसका भी समय गया, किसी समय तक काम चल सकता था। अब ये कहने की जरूरत है कि वी आर इन मेजॉरिटी, हम लोग अक्सरियत के लोग हैं, हम अकलियत के लोग हैं। अगर हिंदू दलित भाई, अगर हिंदू ओबीसी के लोग, अति पिछड़े लोग, मुसलमान के लोगों को, तो ये अगुवाई करके हमसे पहले सिखों ने, सबसे पहले सिखों में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1950 में जब ये अमेंडमेंट हो रहा था कि मुसलमानों में दलित नहीं हो सकते थे, ईसाइयों में नहीं हो सकते थे, जब संविधान में या आर्टिकल 341 में नहीं है, 1950 में ये हुआ। उस समय जो हमारे लीडरान थे, मरहूम, उनकी कोई मैं तनकीद नहीं करता, उनकी नीयत पर मैं नहीं जाता, लेकिन जाने अनजाने एक गलती हुई, लेकिन सिखों ने उसमें आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ भी, हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बूटा सिंह है, हमारे यहाँ भी ज्ञानी जैल सिंह है, वो कहा था। तब बाद में जाकर के सिखों को उसमें शामिल किया गया, ऑर्डिनेंस निकाल कर। बीपी सिंह की सरकार आई तो बुद्धिस्ट को नौ बौद्ध कह करके शामिल किया गया। मैं कहना चाहता हूं बहुत अदब एहतराम के साथ, हमारे डॉक्टर रतनलाल जी चिंतक हैं, दलितों के नेता हैं, मैंने इनको कहा कि इनसे भी बुलवा लीजिए, उन्होंने कहा कि इनका हम अलग से एक लेक्चर कराएंगे। तो अदब एहतराम के साथ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदुस्तान में जो वो समझा कि हिंदू धर्म छोड़ करके अगर हम बौद्ध हो जाएंगे तो इस बीमारी से निजात हमको मिल जाएगी। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने मुसलमान इस्लाम के बारे में भी सोचा, हो सकता है बड़े लोग सोचे होंगे, मेरी कोई इस तरह की कोई उनकी ये नहीं है, लेकिन गच्चा खा गए। वो भी इतने बड़े महान आदमी भी, उनके यहां भी जो कन्वर्ट हुए थे, जो लोग नीचे के स्टेटा से आए थे, वो कन्वर्ट हुए थे, उनको वो दर्जा नहीं मिला।
इसलिए मजहब बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति ये नहीं बदलती है, ये बुनियादी ये तरीका है। तो इस बात का मैं कायल रहा हूं और मैं समझता हूं कि हम लोगों को उसको थोड़ा देर से ही सही हम लोगों को ये समझना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल जवाब भी करेंगे, वो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये सोच ही नहीं, हमारा ईमान भी रहा है। और हम ये कहते रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनका सेकुलरिज्म ईमान है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर नेता है, लेकिन वो भी डगमगा जाते हैं, मसलहतन डगमगा जाते हैं। कई तरह की चीजें होती है कई बार, लेकिन हमको सावधान रहना होगा। किसी तरह की जो फिरका परस्त सियासत है उसकी एक छोटा सा एक्शन क्या होता है। कोई है ओल्ड हैदराबाद सिटी में रह करके, कोई दिल्ली 6 में बैठ करके कुछ बयान दे देता है, किसी मेंबर पर खड़ा होकर के कोई खुतबा के अंदर सियासी बातें कर देता है, उसका रिएक्शन होता है, दूसरी तरफ रिएक्शन, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम बराबर कहते रहे हैं कि ये जो फिरका परस्ती है, जो कम्युनलिज्म है, जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं, उसको उसमें 2 चम्मच जोरन का, दही आप देखे हैं, दही को जमाने के लिए 2 चम्मच उसमें जोरन लगाया जाता है दही का। तो इस तरह के लोग जाने अनजाने, और हम लोग भी कई बार नारे तकबीर, अल्लाह अकबर ऐसी बातों पर करने लगते हैं। तो इसलिए सियासत को और थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग अलग भी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि घाल मेल करने का भी नुकसान होता है, और हमको हर तरह की फिरका परस्ती के खिलाफ, चाहे हमारा ही कोई भाई क्यों न हो, ये हमको कहना होगा। हम कहते रहे, इस समझ के साथ अगर लड़ाई होगी तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कि हमको हरा सकती है, हमको शिकस्त दे सकती है। आज पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान की ही बात नहीं है, अमेरिका में क्या हाल है और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां क्या हो रहा है, क्या कल फसाद मना है। तो इन सब बातों पर कहीं ना कहीं इस्लाम का जो बुनियादी तरीका है उससे हम भी पीछे हटे हैं, उससे हम में भी उसमें गिरावट आई है। तो हमको उन सब चीजों को हमको भी अपने, और खास करके जब लड़ाई हो, बाहरी खतरा हो, तो अपने सब भाइयों को, अपने सब चीजों को, अपने सब बीमारियों को दुरुस्त करके, कमजोरियों को दुरुस्त करके, तो ये काम होना चाहिए था जो हमारे लोग हैं। इस्लाह मुआसरा हमारे यहाँ है, लेकिन इस्लाह मुआसरा को सही पर्सपेक्टिव में, ये जो हसब नसब का मामला है, ये हमको हमारे मुआसरे को खून की तरह से अंदर से कमजोर कर रहा है। इसको भी ये समय आया है, लड़ाई का ऐलान है। बिना लड़े आप समझ लीजिए कि कुछ आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। ये लड़ाई होगी, ये कांग्रेस नहीं है कि आप वोट से हरा देंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, और ये कोई भी किसी स्तर तक ये जा सकते हैं। हिटलर ने पार्लियामेंट में भी आग लगवाया था। कुछ भी हो सकता है, जंग हो सकती है सीमा पर, वो भी हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उनके कब्जे में है। हमारे लोग जो अखबार निकालते हैं बेचारगी में, उनको बंद कर देगा इश्तहार, उसके डर से दबी जुबान से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से खुल करके बातें करनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में साफ लहजे में, गलतियां ऐसी नहीं है, हमारे अंदर भी गलतियां हुई हैं, हम मानते हैं, और बल्कि कहते हैं कि ज्यादातर गलतियां आवाम की नहीं, आवाम तैयार है, लेकिन ज्यादातर गलतियां जो है वो जो हमारे लीडर हैं, वो ज्यादा तक हम लीडरों की तरफ से गलतियां हुई हैं। तो ये बात आज ऐसा समय है कि थोड़ा
लगेगा, सर पर बल पड़ सकता है, तकलीफ भी लग सकती है, लेकिन मैंने समझा और यही हमारी आदत है, दो टूक बात करने की हमने की है। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।